इतिहास के संसार में आपका अभिनंदन है दोस्तों। इतिहास पाठ में आज हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। मित्रों, पिछले अंकों में हमने देखा कि विदेशी इतिहासकारों ने सिकंदर को महान बताया। विदेशी इतिहासकारों ने सिकंदर को महान बताया और भारतीय इतिहासकारों ने भी उसे महान मान लिया। वस्तुतः भारत में इतिहास के अध्ययन और अध्यापन की जो आधुनिक पद्धति है वह अंग्रेजों के शासनकाल में आई। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारतवासी अपने भारतवासी होने पर गर्व करें। वे तो यही चाहते थे कि भारत वाले इस तरह की मानसिकता रखें कि हम कभी महान थे ही नहीं, हमारा अतीत गौरवशाली था ही नहीं, हमें तो जो भी सिखाया है वह अंग्रेजों ने सिखाया है। मित्रों, सिकंदर एक आक्रमणकारी था। सिकंदर के खाते में ऐसी कोई खास बात दर्ज नहीं है कि उसे दुनिया के दूसरे योद्धाओं से बहुत ज्यादा अलग किया जा सके, लेकिन भारत में उसे अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान कहा जाने लगा और हमने उसे मान लिया। महान किसे कहा जाना चाहिए यह आप चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ने से जानेंगे। मेरे पास जो किताब है उसका नाम है प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास, जिसे लिखा है प्रोफेसर विमल चंद्र पांडे ने। भारतीय इतिहास में मौर्य साम्राज्य का विशेष महत्व है। इसकी स्थापना के साथ ही हम इतिहास की सुदृढ़ धरा पर अवतरित होते हैं। इससे पूर्व किसी निश्चित तिथि के अभाव में भारतीय इतिहास का ज्ञान बहुत कुछ अस्पष्ट रहा है, परंतु मौर्यों के शासनकाल से उसमें अपेक्षाकृत एक निश्चित तिथि क्रम का प्रारंभ होता है। देशीय एवं विदेशीय साक्ष्यों के आधार पर विद्वानों ने प्रथम मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के सिंहासनारोहण की जिन जिन विभिन्न तिथियों का प्रतिपादन किया है वे सभी सत्य के निकट कही जा सकती हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के सिंहासन पर बैठने की तिथि भारतीय इतिहास के कालक्रम में एक ज्योतिर्मय स्तंभ है। पुनः मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत भारत ने विदेशी राज्यों के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। परिणामतः भारतीय इतिहास की घटनाओं का कालक्रम अंतरराष्ट्रीय घटनाओं के आधार पर भी निर्धारित किया जाने लगा। यही नहीं, मौर्य साम्राज्य का एक और महत्व है। राजनीतिक एकीकरण का जो कार्य हर्यंक वंशीय नरेशों ने प्रारंभ किया था उसे मौर्यों ने पूरा किया। इनके समय में भारतवर्ष का अधिकांश भाग एक सुदृढ़ राजनीतिक सूत्र में बंध गया। इस एकछत्र एकता के कारण हमारा इतिहास वास्तविक अर्थ में भारतीय हो गया। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त था। यूनानी लेखों में इसके नाम के भिन्न भिन्न रूपांतर मिलते हैं। स्ट्रैबो, एरियन और जस्टिन इसे सैंड्रोकोटस के नाम से पुकारते हैं। एपियन और प्लूटार्क इसे एंड्रोकोटस कहते हैं। फिलार्कस के लिए यह सैंड्रोकोटस है। सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने 1793 ईस्वी में इन नामों का समीकरण भारतीय साहित्य में उल्लिखित चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया। यह गवेषणा भारतीय इतिहास में अति महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। यूनानियों का सेंड्रोकोप्टस अथवा उसका दूसरा रूपांतर सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त ही है।
यह समझ लेने के पश्चात यूनानियों ने तत्कालीन एवं तत्संबंधी अन्य उल्लेखों को समझना हमारे लिए सरल कर दिया। यदि हम भारतीय साहित्य का अवलोकन करें तो उसमें भी चंद्रगुप्त को भिन्न भिन्न नामों से संबोधित किया गया है। इस विषय पर सर्वप्रथम उल्लेखनीय है विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस नाटक। इसमें चंद्रगुप्त के लिए चंद्रश्री यानी चंद्रश्री, प्रियदर्शन यानी प्रियदर्शन और वृषल अथवा वृषभ शब्दों का प्रयोग मिलता है। चंद्रश्री के विषय में कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। इसमें विशेषता यही है कि आदर सूचक श्री नाम के पूर्व में न लगकर श्री नाम के बाद में लगा हुआ है। श्री शब्द का इस रूप में प्रयोग अन्यत्र भी दृष्टिगत होता है। पुराणों में यज्ञ श्री और अभिलेखों में स्कंद श्री, शक्ति श्री आदि ऐसे अनेक उदाहरण हैं। प्रियदर्शन कल्याण सूचक अथवा स्नेह सूचक शब्द है। यह विरुद्ध के रूप में धारण किया गया था। मुद्रा राक्षस की भांति सिंहली साहित्य में भी एक स्थान पर यह शब्द चंद्रगुप्त के लिए प्रयुक्त हुआ है। कालांतर में इस विरुद्ध को उसके पौत्र अशोक ने धारण किया। अशोक के अभिलेखों में उसके लिए प्रियदसी यानी प्रियदर्शन का प्रयोग हुआ है। सिंघल के दीपवंश में भी अशोक के लिए प्रियदस्सी अथवा प्रियदर्शन शब्द का प्रयोग मिलता है। दीपवंश की सहायता से ही टर्नर ने सर्वप्रथम अभिलेखों के प्रियदसी और साहित्य के अशोक का समीकरण स्थापित किया। इसी ग्रंथ से प्रकट होता है कि प्रियदर्शन और प्रियदर्शन दोनों शब्दों का प्रयोग समान अर्थ में होता था। चंद्रगुप्त के लिए वृषभ शब्द का प्रयोग निश्चित रूप से बल सूचक है। रहा वृषल शब्द का प्रयोग तो इस पर विद्वानों में मतभेद है। अनेक विद्वानों का मत है कि वृषल शब्द का प्रयोग शूद्र के लिए होता है। इसी आधार पर वे चंद्रगुप्त को शूद्र मानते हैं। हम चंद्रगुप्त की जाति पर विचार करते समय इस शब्द पर अ, अपनी बात कहेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य की जाति के संबंध में जो विभिन्न बातें सुनने को मिलती हैं वे हमें देशीय और विदेशी अभिलेखों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर सुनने को मिलती है। अभाग्यवश अभाग्यवश उसकी जाति एवं प्रारंभिक जीवनी के विषय पर जो कथन है वे या तो बहुत कम है या स्पष्ट नहीं है या वे परस्पर विरोधी हैं। यही कारण है कि चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में अनेक प्रकार के भ्रांतिपूर्ण मत प्रतिपादित किए जा चुके हैं। मित्रों, मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ। विदेशी इतिहासकार हों चाहे देशी इतिहासकार हों, आप यदि चंद्रगुप्त की महानता पर विचार न करके इस बात पर ही विचार करने लग जाएंगे कि उसकी जाति क्या थी, वह किस वर्ग से आता था, और बहुत ज्यादा विचार करने लग जाएंगे तो आप इतिहास का भला नहीं करेंगे। चंद्रगुप्त एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में भारतीय इतिहास में अपना स्थान कहाँ रखता है, यह जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। फिर भी एक चर्चा के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को समझने की भूमिका के रूप में यदि उसकी जाति का उल्लेख होता है तो हमें उस पर थोड़ा बहुत विचार कर लेना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य की जाति के संबंध में प्रायः 3 मत प्रतिपादित किए गए हैं। पहला मत स्पूनर का है। चंद्रगुप्त कालीन भारत एवं फारस की कतिपय सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक प्रथाओं एवं विधियों में साम्य देखकर स्पूनर ने मौर्यों को पारसीक घोषित किया था।
इसमें कोई संदेह नहीं कि इस प्रकार का साम्य तत्कालीन भारत में अवश्य दृष्टिगत होता है, परंतु साम्य के आधार पर ही मौर्यों को पारसीक कह देना असंगत प्रतीत होता है। स्पूनर महोदय के इस कथन पर आज अधिकांश विद्वान विश्वास नहीं करते। भारतीय विद्वानों के अतिरिक्त स्मिथ, कीथ और टमस आदि पाश्चात्य विद्वानों ने भी स्पूनर के मत का खंडन किया है। द्वितीय मत प्रायः ब्राह्मण साहित्य पर अवलंबित है। इसका प्रतिपादन करने वाले विद्वान मौर्यों को शूद्र मानते हैं। इन्होंने अपने मत के पोषण में जिन उद्धरणों का अवलंबन लिया है उन पर विचार करना चाहिए। सर्वप्रथम आते हैं पुराण। शिशुनाग वंश के विनाश और नंद वंश की स्थापना के साथ शिशुनाग वंश के विनाश और नंद वंश की स्थापना के साथ पुराणों का उल्लेख है कि इसके आगे शूद्र राजा होंगे। इस पर कुछ विद्वानों का कथन है कि यह वाक्य नंदों के समान मौर्यों पर भी लागू होता है, अतः नंदों के समान मौर्य भी शूद्र थे, परंतु यह धारणा असंगत है। पुराणों के इस वाक्य का संबंध एकमात्र नंदों से ही है, न कि नंदों के पश्चात आने वाले समस्त राजवंशों से। हम जानते हैं कि शुंग, कण्व और सातवाहन वंशों का उदय भी शिशुनाग वंश के पश्चात ही हुआ था, परंतु आज यह कोई नहीं कहता कि उपर्युक्त पौराणिक वाक्य इन सभी वंशों पर लागू होता है। ये समस्त वंश ब्राह्मण वंश थे, अतः इनके शूद्र होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। स्पष्ट है कि पुराणों का उपर्युक्त उद्धरण एकमात्र नंद वंश के लिए है, न कि शिशुनाग वंश के पश्चात आने वाले समस्त वंशों के लिए। नंद वंश को पुराण सर्वत्र शूद्र गर्भोद्भव, क्षत्र विनाश कृत, सर्व क्षत्रांतक तथा अधार्मिक कहते हैं, परंतु मौर्यों को वे कहीं भी निम्न जातीय, निम्न स्त्रीय अथवा अनादृत नहीं बताते। मौर्यों को शूद्र मानने वाले विद्वान पुराणों की टीका का भी अवलंबन लेते हैं। उदाहरण के लिए 18वीं शताब्दी के रत्नगर्भ ने विष्णु पुराण पर टीका करते हुए चंद्रगुप्त को नंदराज की पत्नी मुरा की संतान बताया है। इस टीकाकार का मत है कि मुरा शब्द से ही मौर्य शब्द बना। इस टीकाकार को यह कहां से ज्ञात हुआ कि चंद्रगुप्त की माता नंद की पत्नी अथवा रखैल थी और उसका नाम मुरा था? कम से कम पुराणों में तो इस प्रकार का कोई कथन उपलब्ध नहीं होता। कहीं पर भी पुराण यह नहीं कहते कि चंद्रगुप्त नंदों का वंशज था अथवा उसकी माता का नाम मुरा था जो नंद की पत्नी थी। पुराण तो यही कहते हैं कि कौटिल्य समस्त नंदों का उन्मूलन करेगा और उसके बाद चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक होगा। वे चंद्रगुप्त मौर्य की जाति के विषय में सर्वथा मौन है। सामान्यतः जाति वर्णन करना उनका विषय नहीं था। यही कारण है कि यद्यपि उनमें बहुसंख्यक राजवंशों का वर्णन है, तथापि उनकी जातियों के उल्लेख बहुत कम मिलते हैं। मित्रों, यह एक ध्यान देने वाली बात है कि पुराण राजवंशों का उल्लेख तो करते हैं, लेकिन राजाओं की जातियों का उल्लेख वे बहुत कम करते हैं। हाँ, इतना निश्चित है कि नंदों की भांति मौर्य भी यदि शूद्र होते तो पुराणकार स्पष्टतया शूद्र कहकर उनका वर्णन करते, और यह वर्णन उनका सामान्य वर्णन ही होता। ऐसी परिस्थिति में चंद्रगुप्त की माता का नाम मुरा बताना और उसे नंदराज की पत्नी कहना कल्पनाजन्य ही है। कम से कम पुराणों में इस प्रकार का कोई कथन नहीं है। यदि हम मौर्य शब्द की व्युत्पत्ति पर विचार करें तो पुराण के टीकाकार का मत
निराधार प्रतीत होता है। पाणिनि के व्याकरण के अनुसार मुरा शब्द से मौर्य शब्द नहीं बन सकता। पाणिनि कहते हैं कि मुरा से मौर्य शब्द नहीं बनेगा। मुरा नामक स्त्री की संतान मौरेय होगी। मौर्य शब्द की व्युत्पत्ति तो मुर से ही हो सकती है। स्पष्ट है कि टीकाकार इतिहास से तो अनभिज्ञ था ही या अभिज्ञ था ही, साथ ही साथ वह व्याकरण के नियमों से भी भलीभांति परिचित नहीं था। चंद्रगुप्त के संबंध में टीका करते हुए उसने वास्तविक तथ्यों की उपेक्षा की है और अपनी कल्पना से अधिक काम लिया है। कदाचित बहुत बाद का टीकाकार यानी 18वीं शताब्दी का होने के कारण हम ऐतिहासिक तथ्यों के लिए उसकी टीका पर असंदिग्ध रूप से विश्वास नहीं कर सकते। स्पष्ट हो जाता है कि जहां तक पुराणों का संबंध है, वे नंदों को तो शूद्र कहते हैं, लेकिन मौर्यों को शूद्र नहीं कहते। उनमें एक भी वाक्य नहीं जो मौर्यों को निम्न जातीय सिद्ध कर सके। रही पुराणों की टीका की बात, तो वह मौलिक पौराणिक कथनों की उपेक्षा कर रही है। टीकाकार ने अपनी कल्पना का सहारा लेकर ही चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न जातीय माना है। मित्रों, अगले अंक में हम चंद्रगुप्त मौर्य की जाति क्या थी इस पर विचार करना जारी रखेंगे। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि हमें इस चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए कि किस राजा की जाति क्या थी। हमें एक ही बात का ध्यान रखना चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य भारतीय था। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।